गुड मॉर्निंग। आप सबको वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स का सेट का डिस्कशन करेंगे जिसमें 1 से लेकर 30 क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा देर करते न हुए हम शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। और हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं, जो इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करना चाहते हैं, आप इस क्वेश्चंस को प्राप्त करना चाहते हैं तो 6201075271 पर व्हाट्सएप कर आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप पर आप करेंगे नाम और कहां से आप बिलोंग करते हैं करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में सेंड कर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्रथम क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है 9 के पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेष फल कितना प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। जिसमें दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, डिविडेंड क्या कहा जाता है। तो जब भाज्य और भाजक के बीच का अंतर 1 हो, 9 और 8 के बीच का अंतर 1 है, तो 1 के पावर लिख दिया 6। और 11 में 8 से जब भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। माइनस देके, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस, -3 देंगे और ए आ जाएगा 1 - 3 बराबर -2। और ये बात ध्यान रखेंगे, कभी भी शेषफल माइनस में प्राप्त नहीं होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी भी शेष रिमाइंडर माइनस में प्राप्त नहीं होता है। और कभी भी रिमाइंडर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे बड़ा प्राप्त नहीं होता है। तो जब माइनस में आ जाए कैलकुलेशन के रूप में, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको में जोड़ देते हैं, वही रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो किस संख्या से भाग दे रहे हैं, तो 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 को जोड़ देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 6, जो ऑप्शन नंबर 1 है। इस बात को ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 49 के पावर 15 -1 को किस संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, a के पावर n माइनस b के पावर n, जब n विषम संख्या हो, n विषम संख्या हो तो वह संख्या a माइनस b से विभाज्य हो जाता है, a माइनस b से विभाज्य हो जाता है। तो 49 के पावर 15 -1 के पावर 15 भी करेंगे। एक पावर कितनों पावर करने पर उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो a माइनस b मतलब 49 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 48। और इस 48 को देखेंगे, 48 को देखेंगे कि किस ऑप्शन में है जो 48 को विभाजित करता है। तो ऑप्शन को देख पाएंगे तो ऑप्शन जो है डी में 8 से पूर्ण रूप से ये विभाज्य है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 14 + 6√5 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब भी करनी का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो एक बात को ध्यान रखेंगे, करनी का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो उसको किस रूप में हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहला रूप है उसका ऑप्शन।
ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वह है 2 प्लस रूट अंडर 5, दूसरा ऑप्शन है 3 प्लस रूट अंडर 5, तीसरा है 5 प्लस रूट अंडर 3 और चौथा जो है वह 3 प्लस रूट अंडर 2। तो पहली बात, ये दोनों के बीच में प्लस है तो आंसर भी होगा प्लस में ही होगा। दूसरी बात, इसको ए कहा जाता है और इसको बी कहा जाता है, बी कहा जाता है जो रूट में होता है। तो यदि इनके वर्गों का योग ए के बराबर हो जाता है तो समझिए कि वही उस संख्या का उसका वर्गमूल प्राप्त हो गया। जैसे वर्गों का योग, जैसे 2 का वर्ग 4, रूट 5 का वर्ग 5, तो 4 5 9 होता है, आना है हमको 14, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग 5, तो 9 और 5 14, तो ये प्रश्न का उत्तर हो सकता है, हो सकता है। आगे देखते हैं, 25 और 3 28, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 9 और 2 11, तो हमें प्राप्त कौन सा हो रहा है 14 के रूप में, ये बी ऑप्शन हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। इसका दूसरा तरीका, बेसिक तरीका जो है 14 प्लस 6 रूट अंडर 5, इसका दूसरा तरीका हम कह सकते हैं, जो बेसिक तरीका होता है, किसी भी करनी का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो इस रूप में होना चाहिए, प्लस इस रूप में फॉर्मेट होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं इस रूप में। यहाँ पर 2 है तो 2 तिया 6 होता है, 3 जो है अंदर में चला जाएगा तो 3 का वर्ग 9 हो गया, अंदर में 5 है तो इस फॉर्म में हो गया। उसके बाद दोनों का योग जो है ये इसके बराबर होना चाहिए। बी का 2 फैक्टर इस प्रकार तोड़ते हैं जो ए के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ 2 फैक्टर ऑलरेडी है, 9 और 5, और 9 और 5 का योगफल 14 हो गया। और इसमें पहला जो है बड़ा फैक्टर को पहले लिखते हैं, बड़ा फैक्टर 9 हो गया, छोटा फैक्टर हो गया 5, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा रूट अंडर 5। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न को इसी ढंग से ऑप्शन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, रूट अंडर 3 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 3 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 3 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स बराबर 2। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलता है कि एक वेरिएबल है और दूसरा साइड जो है कांस्टेंट है, एक प्लस में है और नीचे जो है माइनस में है, जिसको जोड़ा गया है उसी को घटाया गया है। तो जहां पर अंश में जिसको जोड़ा गया है उसी चीज को हर में उसी संख्या में से घटाया गया हो, और एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन के बराबर होता है, एक फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन के बराबर हो तो निश्चित रूप से उसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के मेथड से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो में कंपोनेंडो का मतलब होता है प्लस, अंश में प्लस होगा, और डिविडेंडो का अर्थ होता है माइनस, और हर में जो होगा वो माइनस होगा। अंश में प्लस ध्यान रखेंगे तभी लागू होगा, और हर में जो होगा वो माइनस होना चाहिए। दो शर्त को जरूर फॉलो करेगा तभी कंपोनेंट और डिविडेंडो होता है। क्या है, पर दो फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए, दो फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए, जो होना चाहिए जो है अंश में प्लस हर में माइनस का प्रयोग होगा। तो हम कंपोनेंडो डिविडेंडो का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, माइनस में 3 माइनस में है, या 3 प्लस एक्स है, दोनों के बीच में प्लस का प्रयोग है। तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो पर आधारित है। तो ध्यान से देखेंगे हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो का प्रयोग इस तरह से करते हैं, अंश में जिसको में जोड़ा गया है वो लिखते हैं,
और हर में जिसको हटाया गया है और जिसको जोड़ा गया है उसको हर के रूप में लिखते हैं। तो हो जाएगा √3 माइनस एक्स, और इधर भी उस तरह से करते हैं। यहाँ 1 है, इधर 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, इस रूप में लिख दिए। ए प्राप्त हो जाएगा 3/1, और ये हो जाएगा आपका √3 प्लस एक्स बटा √3 माइनस एक्स। रूट को हटाने का तरीका हम सब जानते हैं कि वर्ग करना पड़ता है। तो इसको जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस एक्स बटा 3 माइनस एक्स, अब हो जाएगा 9/1। ध्यान देंगे पुनः फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो आ चुका है, क्योंकि जोड़ है और नीचे में माइनस है, एक फ्रैक्शन इस साइड बराबर है। तो कंपोनेंट डिविडेंड कर देंगे तो हो जाएगा आपको 3/x, इस साइड लिखेंगे 9 1 10 बटा 9 में से 1 गया तो 8, अर्थात हो जाएगा 5/4। x का मान ज्ञात करेंगे तो x के साथ 5 का गुना है तो बटा में लिख दिए, और ये हो जाएगा 12/5। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, और इसका ऑप्शन संख्या जो जा रहा है वह बी नंबर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x का पावर 4 प्लस 1 बटा x का पावर 4 बराबर 119। तो x का क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब का मान क्या होगा? तो जब बड़ा पावर दिया हुआ हो, तो हम छोटे पावर की ओर लौटते हैं, और इस यहाँ पर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी कांस्टेंट दिया जाता है उसको में हम 2 जोड़कर वर्गमूल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखेंगे 2 जोड़कर वर्गमूल प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया उतना बार किया जाता है जहां तक हमको पहुंचना है। जब हम एक बार किए तो इसको में 2 से भाग दिए तो ये x² प्लस 1/x² का मान प्राप्त हो जाएगा 121, मतलब हो जाएगा 11 आ गया। हमको लाना है, इतना लाना है, तो एक बार पुनः फिर 2 जोड़कर वर्गमूल प्राप्त करेंगे। तो इस प्रश्न का आ गया √13, और हमको ज्ञात करना है इतना, और इतना बराबर हम सब जानते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x होता है। तो √13 का क्यू जब प्राप्त करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 13√13 माइनस x प्लस 1/x का मान 13 है। इस प्रकार से इसका उत्तर 10√13। जो ऑप्शन संख्या डी में, ऑप्शन डी में इस प्रश्न का उत्तर है। और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। तो x के पावर 6, x के पावर 4, x² प्लस 1 बटा x के पावर क्यूब से भाग। इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, हम सब व्यंजन को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 भाग देंगे, x के पावर 6 और x के पावर 3 भाग देंगे तो x के पावर 3 होगा। 4 में जब पावर 3 से भाग देंगे तो x होगा, और x² बटा x क्यूब करेंगे तो 1/x होगा, और 1 में x क्यूब से भाग देंगे तो 1/x क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान से देखने पर प्राप्त हो रहा है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस x प्लस 1/x है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x से हम भाग दे दें। अगर सब में x से भाग दे दें तो मेरा रिजल्ट जो हो जाएगा ये कट जाएगा, x हो जाएगा,
एक प्लस 1/x, ये कट गया, माइनस उधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, जो अभी अभी हम जाने थे x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना हो, x + 1/x का मान दिए हो, तो दिए गए वैल्यू का हम क्यूब करते हैं, माइनस प्लस रहता है तो माइनस का प्रयोग करेंगे, और जब यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। और 3 गुना वही वैल्यू, 3 गुना वही वैल्यू हो जाएगा, 9 का 3 का पावर 3 मतलब 27, 27 में से 9 गया तो ये 18 हो जाएगा, ये 18 प्लस x + 1/x का मान 3, तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 21। तो इसका उत्तर, सही उत्तर जो हो जाएगा सी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 की ओर, और 7 क्वेश्चन कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 2 प्राप्त होना चाहिए, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होता है। इस तरह के प्रश्न को बेहद आसान से हम लोग जानते हैं कि इस दिए गए संख्या का एलसीएम प्राप्त करते हैं और जो शेष रहता है उसको जोड़ देते हैं, वही प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो 6, 9, 12 और 6, 9, 12 और 18 का अगर एलसीएम हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा नंबर जो है 6, 9, 12, 18 में 18 है। 18 का मल्टीपल से जो होगा वह 36 होता है, जो 18 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। तो 6, 9, 12, 18 का एलसीएम 36 हुआ, लेकिन 15 बच रहा है, तो 36 और 15 का एलसीएम प्राप्त करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 36 है, ध्यान रखेंगे। और इस 15 में जो फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो 5 और 3 प्राप्त होता है, 5 3 15। देखेंगे 36 में 36 को 3 डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करेगा उसको छोड़ देंगे, जो डिवाइड नहीं करेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 36 को 5 डिवाइड नहीं करता। इस तरह से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 180 हो जाएगा, 36 × 180, और शेष जो प्राप्त हो रहा है वह 2 हो रहा है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 182 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वह जहां पर दिखाई दे रहा है आपका सी क्वेश्चन। एक तो यह तरीका होता है, बेसिक तरीका होता है, लेकिन परीक्षा हॉल में बनाने के लिए इसको दूसरा तरीका ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन को जो भी शेष प्राप्त होता है उसको घटा दीजिए, ऑप्शन माइनस शेष प्राप्त कर देना है, और उसको चेक कीजिए, 5 से भाग लगता है तो 5 से लगा दीजिए, 10 से होता है तो 10 भी हो सकता है, या 9 से होता है, इतना पहले चेक करना चाहिए। या 7 है तो 7 हो सकता है, और 11 है तो 11 हो सकता है। ऑप्शन माइनस शेष 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 10 से देख सकते हैं, 9 से 7, ये संख्या पर आधारित होता है। जैसे कि हम ऑप्शन को अगर देखते हैं 180 है, दूसरा ऑप्शन जो है वह 176 है, तीसरा 182 है, चौथा जो ऑप्शन है वह 178 है। तो शेष जो प्राप्त हो रहा था वह 2 प्राप्त हो रहा था, 182 में से 2 घटेगा तो 178 है। यहाँ 15 से डिवाइड करने के लिए था, 15 से डिवाइड है, इसका मतलब 15 में 5 है, 15 में 5 है, 178 5 से डिवाइड नहीं होता है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। फिर -2 करेंगे, 174 होता है, 174 भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 घटाएंगे तो 180 होगा, और 180 जो है वह निश्चित रूप से 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 कहाँ से लिया है, 15 में 5 मौजूद है, 5 मौजूद का मतलब होता है वो मल्टीपल है 5 का, इसलिए। और इसको में 2 घटा कर देखते हैं तो 176 हो जा रहा है, जो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा।
इस तरह से हमें एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ती है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं या कर पाएंगे। और हर एग्जामिनेशन में एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन होते हैं, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, बस हमको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर कहता है ए बी से 40% अधिक है। ध्यान रखेंगे, जिसके संग से लगा हुआ हो, जिसके संग से लगा हुआ हो, जिसके संग का लगा हुआ हो, या जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो, जिससे तुलना हो, उसका मान जो है, उसका वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हर में लिखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। इसको किस तरह से लिखा जाता है, हम लिखने की बात कर रहे हैं। तो 20 से कह रहा है 40% का मतलब 2/5 होता है। तो जिसके संग से लगा हुआ है उसका वैल्यू हर में होता है, ध्यान रखेंगे। और अधिक की बात करता है तो उसमें प्लस करेंगे, तो ए और बात बी को लिख लेंगे, तो बी का मान जो है 5 होगा और ए का मान जो होगा 5 से कितना अधिक, 2 अधिक, अर्थात हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। और आगे की ओर क्वेश्चन कहता है कि बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है। तो इसको हम अगर लिखेंगे, बी यहाँ लिख दिए, सी यहाँ लिख दिए। अब देखिए से किसके साथ लगा हुआ है, तो सी के साथ लगा हुआ है। और 20% का मतलब 1/5 होता है। इसका मतलब हुआ सी का मान 5 हो गया और बी का मान जो है कम है, तो माइनस कर देंगे, 5 में से 1 दिया तो 4। अब उसके बाद ए अनुपात सी प्राप्त करना है, तो हम सब जानते होंगे या आप जानते होंगे इसको किस तरह से अनुपात ज्ञात किया जाता है। गुना कर देते हैं, 28 हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा, 25। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 28:25, जो ऑप्शन नंबर ए कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम तो चलते हैं। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत फास्ट हो सकते हैं। तो शब्द, डाटा और भाषा से अंक गणित बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 9वां क्वेश्चन कहता है कि चीनी के दाम में 20% वृद्धि हो जाती है। चीनी के दाम मतलब रेट में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% का मतलब हो गया 5, मतलब हो गया शुरू में चीनी का दाम 5 था, अब बढ़ गया है, तो बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया है। तो कहता है कि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना चाहते हैं, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। तो खपत, खपत का मतलब हो गया क्वांटिटी। एक बात को ध्यान में रखेंगे, रेट और क्वांटिटी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रेट और क्वांटिटी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे रेट का अनुपात 5:6 हो गया, तो क्वांटिटी का अनुपात हो जाएगा 6:5। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कटौती के बाद खपत में कितना कमी हो रहा है, यही खपत है, क्वांटिटी है। पहले 6 केजी खपत करता था, आज 5 केजी खपत करता है, तो कितना कमी हो गया, तो 1 हो गया। और फिर कहता है कि आरंभिक खपत, आरंभिक खपत है 6। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1:6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां की ओर चलते हैं। और 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। 10वां क्वेश्चन कहता है एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाता है, तो उसका उत्तर जो है वह 0.45 प्राप्त होता है। तो उसका त्रुटि के प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो 1/4 का मतलब हो गया 1/4 प्लस योग कह रहा है 1/5। इसको अगर को कहते हैं 25% होता है, इसको बात करते हैं परसेंटेज में 20% होता है। टोटल मिलाकर हो गया 45%, और 45% हो गया, प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब
कि 45% है, इसका मतलब कि 0.45 है। और इसको योग को 1 में से घटाता है, तो 1 में से घटाते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 0.55 प्राप्त हो जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 0.55 प्राप्त हो गया और आ रहा था 0.45। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से इतना हो गया तो कितना की त्रुटि हो रहा है, 0.55 से 0.45 हो जाना, ये त्रुटि कितना का है तो हम सब जानते हैं तो 10 का त्रुटि हो रहा है। बटा कहाँ से हो रहा है, 0.55 से हो रहा है। क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करना है तो 1900, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, 5 से 2 बार में, 5 से 11 बार में, ये 200/11 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन कहाँ कर रहा है, डी में ऑप्शन बतला रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बेहद आसान सा क्वेश्चन था, तमाम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। 11 क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 1008 रुपया में 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि पर, दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत क्या होगा। इस प्रश्न में एक बात को भूल दिया है, क्या बोला है कि प्रत्येक बकरी का जो विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है वह समान है। दोनों बकरी का सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। क्लू दिया हुआ है और दिया है कि दोनों का क्रय मूल्य का योग जो है वह 1008 रुपया है। तो हानि पर बेचा गया जो बकरी है उसकी कीमत क्या होगी। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला बकरी को 20% के हानि पर बेचा गया है। 20% का मतलब 1/5 हो गया, ध्यान रखते हैं। और हम सब जानते होंगे हानि या लाभ जब भी होता है समान रूप से वह क्रयमूल्य पर ही होता है, और क्रयमूल्य जो होगा वो हर में दिखाई देता। तो ये सीपी हो गया या एसपी हो गया। क्योंकि हानि पर बेचा जाता है, क्रयमूल्य 5 रुपया हो गया तो विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। फिर दूसरा बकरी को 44% के लाभ पर बेचा जाता है। 44% का मतलब हो गया कि 4 से बात करेंगे 44/100, 4 के बात करेंगे तो 11 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, ये लाख पर बेचा जाता है। इसका मतलब 25 हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो जाएगा 36, 25 जोड़ 11 रुपया का लाभ हो रहा है तो 36 रुपये में विक्रय मूल्य हो जाएगा। और बात बोला था कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। देखिए एक का विक्रय मूल्य 4 है, दूसरा का यहाँ 36 है, तो हम इसको 36 बनाने के लिए, क्यों 36 बना रहे हैं, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। जो सेम नहीं है तो यहाँ पर 9 से गुना कर देंगे तो नया प्राप्त हो जाएगा। जब भी गुना होगा तो दोनों अनुपात में, यानी कि 9 × 5 = 45, यहाँ 36 हो जाएगा। ये 25 है, ये भी कितना हो गया 36 हो जाएगा। और देले है दोनों का विक्रय मूल्य का योग 1008, यही क्रय मूल्य है। यहाँ पर 45 और 25 का योग जो हो जाएगा वह हो जाएगा 70 हो जाएगा। रेशियो के रूप में रियल में 1008 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1008/70। आपको ज्ञात करना है कौन सा, तो जो हानि पर बेचा गया है, तो हानि पर यही है पहला वाला, का क्रय मूल्य कितना है 45, तो 45 का मूल्य कितना हो जाएगा, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको हम सब काट सकते हैं 5 से 14 बार में, 5 से कितना बार में 9 बार में, और 14 को इसको गुना करते हैं, भाग देते हैं। तो ध्यान रखेंगे 14 सत्ते कितना होता है 98, 2 बच जाएगा 28 हो जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा। 72 गुने 9 गुना करेंगे तो 9 दूनी का 18, 9 तिया 63, और 1 कितना हो जाएगा 64, 648 रुपया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रश्न का 648 पहला प्रश्न का इसका प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
648 प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में कहता किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% के छूट। 10% छूट का मतलब हो गया 90%, या 100 से लेते हैं तो 90 की बात कर सकते हैं। उसके प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है। 30% कमीशन तो मिलता है, 30% कमीशन मिलता है, 30% कमीशन मिलता है। इसका मतलब कि कितना पर 70 रुपया होता है। बस सिंपल सी बात है, 70 रुपया का चीज 90 रुपया में बेच रहे हैं, लाभ है, लाभ हो गया कितना 20 रुपया, कितना पर 70 पर, बस 2/7 हो जाएगा। ध्यान रखते हैं 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.2/7%। ये 2 गुना है तो 14 दूनी का 28 और 2 दूनी का 4/7 इस का उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कहाँ पे, बी नंबर में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर √3 - 1/2। तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या प्राप्त होगा? वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर देखना चाहेंगे तो देखिए, तरीका से बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम लॉजिक सोचते हैं, संख्या को बहुत नजदीक जाना चाहेंगे, तो यही हम पाते हैं। क्या पाते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ध्यान रखेंगे ए के जगह पर 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1/2। सेटिस्फाइड करेंगे और सेटिस्फाइड कर गया तो इसको लिख सकते हैं। मैम डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 अर्थात √3/4। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है cos 27 डिग्री बराबर x है, तो tan 63 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। tan 63 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान रखेंगे ये हो गया ऊपर में आधार, नीचे में कर्ण हो गया। आधार हो गया, ये वाले 90 डिग्री हो गया, ये 27 डिग्री है, तो आधार हो जाएगा x, आधार बटे कर्ण, तो लंब जो प्राप्त हो जाएगा कर्ण का वर्ग 1 और माइनस कितना हो जाएगा x²। ये 27 डिग्री है, ये दोनों का योगफल 90 डिग्री होता है। एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है, दोनों न्यून कोण का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 90 में से 27 घटाएंगे तो ये कितना प्राप्त होगा 63 डिग्री, और tan 63 डिग्री का मान प्राप्त होगा। एक बात को ध्यान में रखेंगे, जिस एंगल का प्रयोग करते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जिस भी हम एंगल लेते हैं एक समकोण त्रिभुज में और टी रेशियो का जब प्रयोग करते हैं, तो टी रेशियो का मतलब हो गया sin थीटा cos थीटा, मतलब छोड़ रेशियो जो है उसका यूज करते हैं, तो एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो 63 डिग्री के सामने लंब है तो लंब हो गया x और बटा आधार, आधार हो जाएगा √1 - x²। इस प्रश्न का उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर की ओर अगर बात करना चाहते हैं तो x/1/x² ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज ABC में BC को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। CD बराबर AC है, CD बराबर AC है, तो इसको मिलाना पड़ेगा। चलिए मिला दिया।
सी डी बराबर ए सी है, ठीक है। और बी ए डी बराबर टोटल कोण बी ए डी बराबर 111 डिग्री है। ध्यान रखेंगे बी ए डी बराबर 111 डिग्री है। और ए सी बी बराबर ए वाला एंगल ए सी बी बराबर जो है 80 डिग्री पहले है। ए सी बी बराबर 80 डिग्री है। तो कहता है कि ए बी सी का मान क्या होगा, ए वाला एंगल प्राप्त करना है। ये टोटल एंगल दिया हुआ 111, ए सी बराबर सी डी दे रहे हैं। ये हम लोग क्वेश्चन से इस चीज को हम ट्राई करके फिगर के द्वारा देखते हैं किस तरह से सोचते हैं। ध्यान देंगे इस फिगर को, ए सी बराबर सी डी है। इसका मतलब है कि इसके सामने का एंगल ए हो गया थीटा, इसके सामने का एंगल ए हो जाएगा भी थीटा। बराबर भुजा के सामने का एंगल बराबर होता है। एक थ्योरम होता है, आप सब जानते हो, ना जानते हैं तो जानिए कि बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है। और जब एंगल बराबर होगा तो सामने का साइड बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे चूंकि भुजा को बढ़ाया गया है तो हम सब जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बना बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो 80 जो है बहिष्कोण है, अंतःकोण हो गया थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो अर्थात थीटा का मान हो जाएगा 40 डिग्री। तो मतलब हो गया ई एंगल 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40। और टोटल बिल है 111, यानी कि 111 में से 40 को अगर घटा देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा आपका कितना, आपका एक हो गया 11 में से 4 गया तो 71 प्राप्त हो। ये 71 है, ये एंगल हमको प्राप्त करना है। बहुत सिंपल सी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये फल 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से घटा देंगे तो बी कोण का प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 71 प्लस 80 को जोड़ेंगे तो 1 8 7 कितना हो गया 15। तो 10 में से 1 गया तो 9, 1 बच गया 7 में से 5 गया तो 2। इस प्रश्न का उत्तर 29 डिग्री है और जो ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के बाद 16 क्वेश्चन नंबर कहता है किसी बहुभुज का बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अनुपात बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुपात जो है 1:17 दिले है, 1:17 दिले है। तो भुजा की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान रखेंगे आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात जो होता है, आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात होता है n-2/2 होता है। ये आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात। तो बाह्य कोण का हो जाएगा 2, आंतरिक कोण का हो जाएगा n-2 बराबर हो गया 1/17। तो चाहेंगे तो सोल्व कर सकते हैं। 17 दूनी के 34 -2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना 34 और 2 कितना हो जाएगा 36। इसका भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और उसके बहिष्ठ कोण का अनुपात जो है n-2/2 होता है, हमेशा फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और 17 कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की जीवा, क्वेश्चन नंबर 17, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा, ये हो गया जीवा, ये जीवा हो गया और उसके त्रिज्या के बराबर है। चलिए त्रिज्या हो गया केंद्र से, एक बिंदु केंद्र पर दूसरा बिंदु वृत्त पर, वह लाइन सेगमेंट त्रिज्या कहलाता है। ये सब बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर है। जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, कहने का मतलब हो जाएगा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
समबाहु मतलब हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इतना भी कहा जा रहा है। और पूछा क्या जा रहा है कि परिधि पर किसी बिंदु पर इस जीवा द्वारा, ठीक है, इस जीवा द्वारा कहीं पर, मान लीजिए कि यहाँ पर ये सी बना गया, तो इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा। हम सब जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये 60 डिग्री है, तो परिधि पर का कोण यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर कितना हो गया 30 डिग्री। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है कि दो कक्षा है ए और बी, दो कक्षा ए और बी के अंकों का औसत 25 तथा 40 है। एक का औसत 25, दूसरे का औसत जो है वह 30 देते हैं, सॉरी 40 देते हैं। एक का औसत 25, दूसरे का औसत 40, दोनों मिलाकर औसत जो है देने 30। तो कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। निश्चित रूप से एलिगेशन मेथड होता है। एलिगेशन तभी काम करता है, ध्यान रखेंगे, एलिगेशन कब काम करता है, जब रेट देने रहता है तब होता है। बिना रेट का एलिगेशन लागू नहीं होता है। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन होता है। तो औसत एक रेट होता है। और दूसरी बात ध्यान में रखता है कि एक पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, दोनों को जब मिलाते हैं तो एक से वैल्यू बड़ा होना चाहिए और दूसरा से वैल्यू छोटा होना चाहिए। कोई से बड़ा छोटा हो सकता है, यानी कहने का मतलब दोनों के बीच का होना चाहिए, तभी एलिगेशन मेथड लगेगा। लेकिन 25 से ये बड़ा है जबकि 40 से ये छोटा है। और एलिगेशन में जब इस तरह बात का बोध हो जाता है तो हम अंतर प्राप्त कर लेते हैं। 10 हो गया और इसका कितना हो जाएगा 5। अनुपात की बात करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर हम दूसरा तरीका ऑप्शन की तरह जानेंगे, ऑप्शन मेथड की ओर चलते हैं, ऑप्शन मेथड से प्रश्न को बनाना चाहते हैं, तो दोनों मिलाकर जो औसत है, दोनों मिलाकर जो औसत जो है वह अनुपात से डिवाइड होगा। ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे, किस ऑप्शन का देखेंगे योग जो है 30 को डिवाइड करता है। तो 2:1, 2:1 कितना हो गया 3, 3 जो है 30 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर यहाँ पे होगा। ऑप्शन को अगर देखते हैं 2:1, दूसरा ऑप्शन कहता है 5:8, तीसरा अनुपात कहता है 5:6, चौथा ऑप्शन कहता है 3:4। जब जब दे ले रहे हैं ये दो पार्ट का औसत दे ले हो, अनुपात ज्ञात करना हो, तो जो दोनों मिलकर औसत जो है अनुपात से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। अनुपात के योग से, ध्यान रखना, अनुपात के योग से। इसका अनुपात का योग 3 है, इसका 13 है, इसका 11 है, इसका 7 है। किससे डिवाइड हो रहा है 3, किसको 30 को डिवाइड कर रहा है, अन्य कोई ऑप्शन नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे मेरे ख्याल से परीक्षा हॉल में इसी मेथड का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। ऐसे तो पूरा दुनिया काम करेगा, करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होगा। 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़, 3 लगातार x सम संख्या है तो x + 2 और अगला हो जाएगा x + 4 का योग, ठीक है। क्या कहा कि इन तीनों संख्याओं के औसत से, इसका औसत जो हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, औसत से 28 अधिक है। ध्यान रखेंगे, जब कोई संख्या के बीच का अंतराल डिफरेंस सेम हो तो औसत हमेशा बीच वाला होता है, औसत हमेशा बीच वाला है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, इसका औसत ज्ञात करना है तो इसको बीच वाला 4, 1 है, 3 है,
5 है, 7 है, 9 है। इसका जो कि डिफरेंस सब जगह सेम है, तो हमेशा बीच वाला एक इधर कट गया, एक 2 कट गया, बीचों बीच में 5, ये औसत प्राप्त होता है। इसीलिए इसका औसत जो है x प्लस 2 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3x, x तो इधर ध्यान रखेंगे कट गया, ये 2x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 2 भी कट जा रहा है, तो बच जाएगा कितना, 28 में से 4 गया, 28 में से 4 गया तो 24, और इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर छोटी संख्या 12 हो जाएगा। इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, इसलिए ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कहता है 2 मिश्र धातु है, कॉपर और टीन से बना हुआ है, कॉपर और टीन से बना हुआ है, जिसमें कॉपर और टीन का अनुपात 1:3 है, और एक और में दिया है 2:5 दिया है। तो किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु को मिलाया जाए जिसमें नए मिश्र धातु में टीन और कॉपर का अनुपात 8:3 हो जाए। या इस प्रश्न को आप लोग सुधार लीजिएगा, 8:3 की जगह पे 3:8 कर लेंगे, 3:8 कर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे 8:3 को 3:8 कर लीजिए, इसका अनुपात में। देखिए इसका तरीका जो है 3 मेथड होता है। पहला तरीका है कि 1/4 कर दिए, 2/7 कर दिए, और 3/11 कर, और इसको सोल्व करेंगे। देखेंगे कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन हटावे की कोशिश करेंगे। देखिए ये 4 नीचे है, तो 4, 11, 7 का एलसीएम प्राप्त करेंगे, तो 4 तो कट जाएगा, 11 गुने कितना हो जाएगा 7, 11 गुने हो जाएगा 7, अर्थात कितना हो जाएगा, एलसीएम ही हो जाएगा 11, 7 और 4 हो जाएगा, तो 4 तो कैंसिल हो रहा है, तो 77 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7, 4 गुने 7 और गुने 11, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 गुने 11 अर्थात 88 हो जाएगा। यहाँ की बात करेंगे तो एलसीएम तो 4 गुने 7 गुने 11, तो 11 कट गया, ये 28 दिया 84 हो गया। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 77 में से 84 को घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर 4:7 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जो बेसिक तरीका है, पूरे हिंदुस्तान जानता है और जानना भी चाहिए, लेकिन ध्यान में रखेंगे जब जब फ्रैक्शन आ जाए तो हर का एलसीएम से 100 गुना कर दीजिए, ताकि हमको घटाने में ज्यादा परेशानी ना हो सके। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जरा ध्यान से देखिएगा, 1:3 था, यहाँ पर 2:5 था, यहाँ पर 3:8 था, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जो 1 और 3 का योग कम मल्टीपल होना चाहिए, 1 और 3 का योग कितना हो गया 4, और 2 और 5 का योग कितना हो गया 7। ध्यान रखेंगे तो योग का मल्टीपल लेना है, 2 और 5 का योग कितना हो गया 7। इस चीज को ऑप्शन में ध्यान से देखना है, जब भी आंसर होगा तो 4 का मल्टीपल होगा और 7 का मल्टीपल से जरूर होगा। ध्यान रखेंगे इसको का मतलब क्या है, 4 है आई 7 है, तो 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया, 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया। इसमें देखेंगे पहला पार्ट कितना है 1, और यहाँ पर कितना है 2, तो 1 और 2 कितना हो गया तो 3 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, तो 11 में से 3 निकल गया है, तो बचेगा कितना 8 बचेगा, जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 4:7 होगा, जो ऑप्शन संख्या कहाँ पर कर रहा है बी में कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का, इसलिए छोड़ देते हैं, 22 क्वेश्चन पर चलते हैं।
22 कहता है 4,000 रुपया की राशि पर x% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है तो 4,000 हो गया, x% 1 से 3 वर्ष है बटा 100 हो जाएगा, बराबर 5,000 रुपया की राशि पर 12%, 5,000 रुपये की राशि पर 12% कितना वर्ष में, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज बराबर है बराबर है बराबर है बराबर है क्या, बराबर हो गया, तीनों शून्य का आंसर हो गया, फिर 4×12 4×12 कट गया, बच जाएगा कितना 5 दूनी के 10। तो इसका कितना हो जाएगा, x का मान जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, परसेंटेज क्वेश्चन में देखेंगे तो 10% आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन लग रहा है। कमल ने 6800 रुपया उधार लिया, उधार लेने का मतलब होता है कि वह मूलधन होता है, कर्ज के रूप में ली गई राशि मूलधन कहलाता है, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्त में मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट में भुगतान करना है। वार्षिक संयोजित ब्याज की दर 12.5% है, 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है। तो यह प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर आई जो होगा इंस्टॉलमेंट होगा, अमाउंट कहलाता है। तो पहला वर्ष में कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 9। दूसरा बात की बात करेगा तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 81। ध्यान से देखते हैं कि अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में होता है, इंस्टॉलमेंट दोनों किस्त में बराबर होना चाहिए, जबकि एक जगह 81 है तो दूसरी जगह 9 है। ध्यान कि 64 81 कहाँ से, 2 वर्ष है तो 8 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर कर दिया, 3 वर्ष का था तो 8 का क्यूब होता और 9 का क्यूब होता। तो इसको इंस्टॉलमेंट बराबर करना है तो 9 से गुना कर देना है, अर्थात हो जाएगा 9 8 72, 81, 64 और 81। देखेंगे 6800 रुपया है, तो ये जो है प्रिंसिपल है, चले 4 2 6 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 173 रुपया बराबर 6800 रुपया देगा, एक बराबर कितना हो जाएगा 6800 बटा 176, 36 रुपया। तो ये कट जाएगा, 50 बार में ये कट गया। तो आपसे पूछा जा रहा था कि प्रत्येक किस्त की राशि, किस्त तो सब बराबर है 81 है, 81 गुने 50 अर्थात हो जाएगा 5 8 5 40, 4050 रुपया, 4050 रुपया सी के रूप में आ रहा है प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 कहता है, 24 कह रहा है बेहद आसान सा, 5,000 रुपया की राशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 3:1 पर प्राप्त करते हैं। 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, 10% की दर है तो 500 रुपया हो जाएगा, 500 हो गया, 500 का 10% 50 हो जाएगा, 50 का 10% 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1500 150 5, 1500 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 1655। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन कहता है ए कोई काम को 9 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ए और बी का कार्य क्षमता 50% अधिक है, 50% का मतलब 2। केकरा से कहता है, ए से कहता है, ध्यान रखें जिसके संग से ए लगल है उसका वैल्यू नीचे होता है, तो ए से कहता है, तो ए का वैल्यू 2 है तो अधिक है 3 हो जाएगा, इफिशियंसी है, जहां इफिशियंसी का क्वेश्चन है
तो E1 इंटू D1 बराबर E2 इंटू D2 का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, कहता है एक का काम जो है 9 दिन में है, लेकिन एक का इफिशिएंसी 2 हो जाएगा, एक का समय 9 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि बी से कितना दिन करेगा। बी का इफिशिएंसी 3, अब बी का मान लेते हैं समय 3, तो ए 3 3 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25 का 6 हो जाएगा। यह आसान सा लग रहा था क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, M1 इंटू M1 इंटू D1 होता है और बराबर क्या होगा बटा W1 बराबर M2 इंटू D2 बटा W2 होता है। इसको हम लिख सकते हैं M1 इंटू D1 बटा M2 इंटू D2 बराबर W1 बटा W। क्योंकि वर्क का यहाँ पर अनुपात दे दे इसीलिए 26 में कहता है x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा, x माइनस 1 व्यक्ति के द्वारा x प्लस 1 दिन में, x प्लस 1 दिन में किए गए काम तथा x प्लस 2 व्यक्ति द्वारा, फिर दूसरा दिया व्यक्ति x प्लस 2 व्यक्ति है और x माइनस 1 दिन में किया गया है और काम का अनुपात दिया है 9:10, काम दिया है 9:10। वेरी सिंपल, इसको कैंसिल कर देंगे, x बटा x प्लस 1 बटा x प्लस 2 का प्रयोग करना है। कितना है x प्लस 1 बटा x प्लस 2 का प्रयोग करके आंसर ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा गुना कैसे करते हैं। देखिए 9x हो गया, ये 10x है, 9x और 10x का अंतर कितना हो जाएगा x, सिंपल सी बात। और 9 दूनी के 18 हो गया और 10 इकाई 10 हो जाएगा, 18 में से 10 से तो 8 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण जैसा लग रहा है। 27 क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजा 20%, 30%, 50% बढ़ा दिया जाए। किसी भी त्रिभुज कहता है, हम कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं, मान लिया कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग 300 हो जाएगा, हम कोई भी त्रिभुज मान सकते हैं। अब कहता है कि इस त्रिभुज की भुजा को बढ़ा दिया गया है 20%, तो 120 हो जाएगा, 30% तो 130 हो जाएगा, 50% तो 150 हो जाएगा। तब परिमाप इसका कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, जोड़ जाड़ के 400 हो जाएगा, ये परिमाप। तो कह रहा है कि परिमाप में कितना प्रतिशत बढ़ गया। शुरुआत में परिमाप 300 था, अब परिमाप कितना हो गया 400, तो बढ़ कितना जा रहा है 100 बढ़ जा रहा है, कितना पर 300, अर्थात हो जाएगा 1/3, 33.1 1/3% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वेरी सिंपल। आगे कहता है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से का दुगुना है। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है यदि घनाभ का विमा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9 8 6 दिले है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन हम सब जानते हैं लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई होता है, घन का आयतन यही होता है, हम सब जानते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है और कहता है कि घन के आयतन का दुगुना है, तो घन का आयतन को मान लेते हैं x का दुगुना है, लंबाई दिले 9 8 6 दिले दुगुना है तो कट गया 4 से, निश्चित रूप से हो जाएगा कितना 6 चौके 24, 24 नंबर 216 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6 भुजा के स्क्वायर होता है, तो 6 × 6 के स्क्वायर
216। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसका दूसरा तरीका होता है ऑप्शन से बनाना। क्या ऑप्शन से बनाना? ऑप्शन को जब जब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता हो तो ऑप्शन को 6 से भाग देना है। 6 से क्यों? फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में 6 से भाग देना है और चेक करना है कि पूर्ण वर्ग आ रहा है कि नहीं। अगर पूर्ण वर्ग आता है वही प्रश्न का उत्तर आता है। इस कंसेप्ट पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इस बार के एग्जामिनेशन में, एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अगर इसके ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन 72 है, दूसरा ऑप्शन जो है 100 216 है, तीसरा जो है वो जो है 432 है, चौथा जो है 108 है। हमने कहा कि हाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो ऑप्शन को 6 से भाग देना है, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। हम 6 से भाग देते हैं तो 12 6 72, पूर्ण वर्ग नहीं है, आंसर नहीं। 6 से भाग देते हैं तो 36 होता है, आंसर हो जाए। फिर 6 से भाग देते हैं ये 72 होता है, नहीं होता है। 6 से भाग देते हैं तो ये 18 होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 है। 29 क्वेश्चन पहला कहता है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबा है, ठीक है। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार, तो कहते हैं देखिए ट्रेन की लंबाई हो गया, 162 मीटर लंबा जो है वो प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में इसको 18 सेकंड लगता है। फिर क्या कहता है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, वही ट्रेन 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड समय लगता है। तो इस ट्रेन की लंबाई क्या होगा, ध्यान से जरा देखिएगा। 120 है, यहाँ पर भी हम 120 162 को बना दें तो कितना अधिक हो गया, 42 हो गया। इधर 15 सेकंड है, 15 प्लस 3 लिख दिए तो 18 हो गया। इसका मतलब हो गया एक्स्ट्रा कितना है, जाके 42 मीटर है। किस सेकंड में? तो 3 सेकंड। इस ट्रेन का चाल जो हो जाएगा 42/3 अर्थात 14 मीटर पर सेकंड। और इसका अगर हम लंबाई की बात करता है तो चाल बराबर जो हो गया ट्रेन की लंबाई 120/15, यहाँ से प्राप्त कीजिएगा तो 90 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 तो वेरी वेरी सिंपल है, चालों का अनुपात ज्ञात करना है तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है T2/T1। तो 9/4 अर्थात कितना हो जाएगा 3:2। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम कि आप सब सारे सवालों को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग आप सबसे मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।